हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। तो इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कि जो 7वीं शताब्दी से जो 12वीं शताब्दी तक के जो बीच में जितने भी राजा हुए थे, उनके द्वारा जिन जिन साम्राज्यों की स्थापना की गई थी और उसके अलावा उस समय में किस प्रकार का प्रशासन हुआ करता था, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही हम यह पढ़ेंगे कि चोल, चेर, पांड्य आदि इन जो शासक थे, उनके द्वारा किन किन चीज़ों की, किन किन मंदिरों की स्थापना की गई थी। जो चोल, चेर, पांड्य और जो राष्ट्रकूट हैं, यह कहाँ पर स्थित थे और इनका जो विस्तार है वो कहाँ तक था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। एक ये मैप दिया हुआ है, जिसमें जो यहाँ पे है बंगाल, बंगाल में है पाल, बंगाल पाल, आप ऐसे याद रख लोगे। उसके अलावा जो यहाँ पे है गुजरात और जो राजस्थान का क्षेत्र था, उसमें थे गुर्जर प्रतिहार। और यहाँ पे है ये चाहमान, इसका मतलब चौहान, चौहानों का पुराना नाम था चाहमान। इसके अलावा जो यहाँ पर थे, जो थे चोल, तट के सहारे थे, वो थे चेर, और नीचे थे पांड्यन। और पांड्यन की जो राजधानी होती थी वह थी कांचीपुरम, और चोलों की जो राजधानी थी वह थी एहोल। नए राजवंशों का उदय किस प्रकार हुआ था? तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी, योद्धा, सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। और इनको क्या कहा जाता था? इन्हें सामंत कहा जाता था, या फिर इन्हें मातहत कह दिया जाता था। और इनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह राजा या स्वामी के लिए उपहार लेके आएंगे और उसके दरबार में हाजिरी लगाएंगे, और साथ में ही उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। जो सामंत होते थे उनका ज़्यादा लिंक हो जाता था बाद में राजा महाराजाओं के साथ, तो वह खुद को महासामंत घोषित कर देते थे, या फिर महामंडलेश्वर, या जैसे कि पूरे मंडल का स्वामी, ऐसे खुद को वह घोषित कर दिया करते थे। और कभी कभी वे अपने स्वामी के, कभी कभी वो ज़्यादा ज़्यादा ही उनके पास, जब उनके पास शक्तियाँ प्राप्त हो जाती थी अपनी अपनी, तो वो खुद को उस राजा से स्वयं को स्वतंत्र भी घोषित कर देते थे कि वह उनसे स्वतंत्र हैं और इनकी इस कामयाबी में उनका कोई हाथ नहीं है। दिया हुआ है जो दक्कन में थे राष्ट्रकूट, जिनका शासक था, जिसने इसकी स्थापना की थी, उसका नाम था दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग जो शासक होता था, उसके द्वारा अपने ही चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार किया गया था, और उसको हराकर हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया गया था और यहाँ पे जीत हासिल कर ली थी। और जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे जो याजक, यानी कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो, लेकिन अगर यह अनुष्ठान करा लेता है तो उसके बाद वह क्षत्रिय बन जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यह विष्णु का जो नृसिंह का रूप है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अन्य उदाहरणों में है उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया था, जैसे कि जो कदम्ब मयूर शर्मण है, उसके द्वारा कर्नाटक में अपने राज्य का विस्तार किया गया था। और इसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार थे, जिसका राजा था हरिश्चंद्र, उसके द्वारा भी अपने राज्य की स्थापना की गई थी, और यह राजस्थान के अंदर की गई थी। अब है राज्यों में प्रशासन। जो राजा होते थे उन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण कर ली थी धीरे धीरे। एक तो थी महाराजाधिराज, जो कि राजाओं के राजा। एक होता था त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी कि 3 भुवनों का स्वामी। इस प्रकार की उपाधियां वो धारण करते थे। और उनके जो सामंत होते थे और किसान होते थे, व्यापारी ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की जो साझेदारी भी किया करते थे।
जो उनके अंडर में जितने भी राज्य आते थे, उनके जो किसान होते थे, उत्पादक, पशुपालक या कारीगर होते थे, उनसे कर लिया जाता था। और कई बार तो ऐसे करों को उनके शामत इकट्ठा करते थे तो उनका शामत उनको लगान मानकर वसूल करते थे। अब है 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोल वंश था, उसके अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर वेट्टी है, जो कि नगद नहीं लेता था बल्कि जबरन श्रम उनसे करवाया जाता था, जिसे वेट्टी कहता है। यह वेट्टी पूछा गया है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यानी जबरन श्रम कदमाई यानी कि भूस राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने लगने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। जितने भी कर उनसे लिए जाते थे वो, और ये कर क्या करते थे, इनको मंदिरों के निर्माण में या दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता था, या फिर वो अपनी राजधानी का निर्माण में इनका खर्च करते थे। इस प्रकार जो युद्ध संसाधन होते थे उनमें भी यह इस्तेमाल किया जाता था, और लूट की शक्ल में धन मिलने की और जमीन में व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। अब है हमारी कुछ प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। कि राजा लोग जो प्राय ब्राह्मणों को भूमि वो दान में देते थे, उन्हें दान देकर उनको पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को देते थे। जैसे कि मान लो कोई भी राजा है, अगर उसके द्वारा किसी भी ब्राह्मण को कोई भूमि अनुदान दी गई है तो राजा इसका उल्लेख ताम्र पत्रों पर करवाता था, और बाद में उन ताम्र पत्रों को उस ब्राह्मण को दे दिया जाता था, ताकि उसे याद रहे कि उसे राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई है। अब है जो नागभट्ट शासक होते थे उनके बारे में, कुछ उसकी उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश था जिसका नाम था नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र सेंधव यानी कि सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कलिंग यानी कि उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे, यानी कि जब वे बहुत छोटे थे तभी जो इन इन हिस्सों के जो राजा थे वह उनके सामने घुटने टेक दिए थे। उन्होंने वंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी कि जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था वो, किरात वनवासी, तुरुष्क तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के जो राज्य थे, इन राजाओं को पराजित किया था। यह जो डायग्राम है ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा गया है। ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसे 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राशि, यहाँ पे ये राशि मुहर लगी हुई है इनके ऊपर, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। अब 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी लिखा गया था जो कि कल्हण के द्वारा लिखा गया था। यह था राज तरंगिणी, और इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। कल्हण ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया था। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ था। यह काफी इंपॉर्टेंट है। धन के लिए युद्ध, यानी कि इसमें हम त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ेंगे, और यह त्रिपक्षीय संघर्ष है वह कन्नौज जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है उसके लिए हुआ था। जो कन्नौज था उस समय में काफी समृद्ध शहर था, समृद्ध राज्य था। इसलिए यहाँ पे जो 3 सबसे बड़ी शक्तियां थी, एक तो थी गुर्जर प्रतिहार, दूसरी थी राष्ट्रकूट और तीसरी थी पाल।
तो इनके द्वारा इन तीनों के बीच में यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसको जीतने के लिए। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज नगर। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे थे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे, इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जो शासक होते थे वो ज्यादातर बड़े मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे, उनको लूटते थे। तो कुछ शासक ऐसे थे जिसने उस समय में बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता व संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफगानिस्तान का एक शासक था जिसका नाम था महमूद गजनवी। ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था जिसने 997 से 1030 तक शासन किया था और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी के हिस्सों तक किया था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना सबसे ज़्यादा संपन्न मंदिर हुआ करते थे और यह सबसे ज़्यादा जो फेमस है वह है गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, जो महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। महमूद जो धन लूट के ले गया था उसका बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में उसने खर्च किया था। जो सुल्तान महमूद है ने अपने जो प्रशंसा के लिए एक प्रशस्ति लिखवाई थी जिसको किसने लिखा था? अल बरूनी नामक एक विद्वान ने लिखा था और यह विद्वान उपमहाद्वीप का लेखा जोखा रखा करता था और अरबी में लिखी गई उसकी कृति का क्या नाम है? किताब अल हिंद, जो कि अल बरूनी की है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान यानी कि चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। इनका विस्तार कहाँ पे था? तो दिल्ली और अजमेर के आसपास था। उन्होंने पश्चिम व पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर करनी पड़ी थी। यह इनका जो युद्ध है वह कई सालों तक चलता रहा था। जो चाहमानों में सबसे प्रसिद्ध था वो था पृथ्वीराज तृतीय, जिसका शासनकाल था 1168 से लेकर 1192 तक। और उसी समय था मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज तृतीय के बीच में दो युद्ध हुए थे। पहला तो था तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान है उसकी विजय हुई थी। लेकिन एक साल में बाद में मोहम्मद गौरी है उसने अपनी गलतियों से सीखा और बाद में एक साल के बाद में फुल तैयारी करके दोबारा उस पर आक्रमण करने के लिए आया। तो जो तराइन का दूसरा युद्ध है वह हुआ था 1192 में, जिसमें जो मोहम्मद गौरी है उसकी विजय हुई थी। अब इसमें चोल साम्राज्य के बारे में बहुत विस्तार से कुछ दिया हुआ है। तो चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, तो यहाँ पे देखिए कि इसमें ये चोल साम्राज्य ये यहाँ पे है। तो यह किस नदी के आसपास है? तो कावेरी नदी के आसपास है और यह उरेयूर से तंजावुर तक आगे तक फैला हुआ है। उरेयूर से तंजावुर तक जो कावेरी नदी का जो डेल्टा है, मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता होती थी चोल वंश का, जो स्टार्टिंग में था। और कांचीपुरम जो कि पल्लवों की राजधानी थी। तो यह क्या थे? जो पल्लवों के जो कांचीपुरम राजा होते थे उनके मातहत यानी कि सामंत हुआ करते थे। उरेयूर के जो चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विद्यालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। यानी कि उन्होंने पल्लवों को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और उन्होंने वहां पर तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। विद्यालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य जो अपने क्षेत्रफल को उसमें मिला लिया। दक्षिण और जो उत्तर के पांड्य थे और पल्लव थे, इसके इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए थे। जो सबसे प्रसिद्ध जो राजा था चोलों का वह था राजराज प्रथम। इसके पुत्र का नाम था
राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम था, वह सबसे शक्तिशाली चोल शासक था जो 1985 में यह राजा बना था। 985 में यह राजा बना था और उसी ने इसमें सबसे ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया था। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया था। जो राजराज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने क्या किया, गंगा घाटी और श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के हिस्सों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। अब है भव्य मंदिर और कांस्य की मूर्तिकला। जो राजराज व राजेंद्र प्रथम था, ये काफ़ी प्रतापी शासक हुआ करते थे। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की मूर्तिकला व स्थापत्य कला का निर्माण करवाया गया था। इनमें इनके मंदिर है वो सबसे प्रमुख हैं और इसके अलावा एक कांस्य की मूर्ति मिली है, वह काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इनके द्वारा बनाए गए तंजावुर व गंगई कोटचोलपुरम के जो बड़े मंदिर हैं वह स्थापत्य व मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि को उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिरों के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाना, जैसे कि ये एक कांस्य की मूर्ति है। चोल जो कांस्य प्रतिमाएं थी वह सबसे ज़्यादा संसार में उत्कृष्ट प्रतिमाएं थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। यह जो चित्र है यह गंगई कोटचोलपुरम का मंदिर का चित्र है। अब हम यह देखेंगे कि चोल के समय में कृषि और सिंचाई की कैसे व्यवस्था थी। तो चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई थी। जो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं शताब्दी में इसका आकार है वह बड़े पैमाने पर हो गया था। कुछ इलाकों में जंगलों को भी साफ किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में जो बाढ़ है उसको रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण भी किया गया था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। तो कुछ जगह ऐसी होती थी जहाँ पे फसलों की सिंचाई है वह कृत्रिम रूप से करना भी काफ़ी ज़रूरी होता था। तो इसके लिए नई नई पद्धतियाँ अपनाई गई थी और इसमें कुएं सबसे प्रमुख थे। कुएं और तालाबों से बाद में इनमें सिंचाई की गई थी। अब है साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार होता था। तो जो किसानों की बस्तियां होती थी उनको उर कहा जाता था। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के जो समूह होते थे उनको नाडू कहा जाता था। जो ग्राम परिषद और नाडू है वह न्याय करने व कर इकट्ठा करने का काम करते थे। जो वेलाल जाति है उसके जो धनी किसान होते थे वह चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने समान रूप से मुवेंदलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेतन या किसान, अरियार यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दी गई थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। यहाँ पे भूमि के प्रकार दिए हुए हैं, जैसे कि जो
वेलन वगाई थी, वह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि उसको कहा जाता था। जो ब्रह्मादेय थी वह ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। जो शाला भोग है वह विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि सरकार के द्वारा दी जाती थी उसको कहा जाता था देवदान या तिरुनमटुनकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि कहलाती थी। और जो पल्ली चंदम है वह जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती थी। जो ब्राह्मण होते थे उनको समय समय पर भूमि अनुदान यानी कि ब्रह्मादेय दिया जाता था। जो कावेरी घाटी व दक्षिणी भारत के कुछ जो दूसरे हिस्से होते थे उनमें ढेरों ब्राह्मण बस्तियां थी वो अस्तित्व में आ गई थी। और जो प्रत्येक ब्रह्मादेय की देख रेख जो प्रमुख भूस्वामी होते थे ब्राह्मणों के उनकी एक सभा के द्वारा किया जाता था। ये सभाएं कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके जो निर्णय होते थे ये प्राय शिलालेखों या फिर मंदिरों पर जो पत्थर की दीवारें होती थी उन पे लिख दिया जाता था। और जो नगरम होता था नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, नगरम कहा जाता था। अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के जो उत्तर मेरूर है वहाँ पे एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें यह वर्णन होता है कि जो ब्राह्मणों की सभा है उसका संगठन किस प्रकार होता था। जो सिंचाई के जो कामकाज हैं बाग बगीचे मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताड़पत्र के, जैसे कि यहाँ पे इसके लिए टिकट प्रणाली का प्रयोग किया गया था। जैसे कि बहुत सारी जो टिकट होती थी वो एक बाउल में रख दी जाती थी और किसी छोटे बच्चे के द्वारा उनमें से किसी एक टिकट को निकलवाया जाता था। इस प्रकार उस बच्चे के हाथ में जिस नाम की भी टिकट आती थी और उसको उसकी सदस्यता को ग्रहण करने दे दिया जाता था। जो उत्तर मेरूर अभिलेख है उसके अनुसार सभा की सदस्यता कौन हासिल कर सकता था, तो सभा की सदस्यता के लिए जो इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहां से भू राजस्व वसूला जा सकता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए था। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। अब है यहाँ पे जो तांग वंश हुआ करता था चीन के अंदर उसके बारे में बताया हुआ है। तो चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ था जो कि लगभग 300 वर्षों तक यानी कि 7वीं से 10वीं शताब्दी तक रहा था। इसकी राजधानी शियान होती थी जो दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहाँ तुर्की ईरानी भारतीय जापानी कोरियाई आया जाया करते थे। जो तांग साम्राज्य की परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होती थी यानी इनके लिए भी पहले एग्जाम करवाया जाता था और नौकरशाही के द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति है वह बैठ सकता था और अधिकारियों के चयन की जो यह व्यवस्था है यह 1911 तक यही चलती रही थी। अब इसके अभ्यास के क्वेश्चंस हैं अब वो याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा जोड़े बनाओ। तो जो गुर्जर प्रतिहार थे वो कहाँ के शासक थे, तो गुजरात और राजस्थान के थे। और जो राष्ट्रकूट थे वह किसके थे, पश्चिमी दक्कन के थे। पाल थे बंगाल के। जो चोल थे वह थे तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र में। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वह किन किन के बीच में हुआ था, तो यह हुआ था गुर्जर प्रतिहार के बीच में। इसके अलावा राष्ट्रकूट और उसके अलावा है पाल वंश। अब है चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी, तो यही कि जो उसके पास अपना घर होना चाहिए था और उसकी भूमि भी ऐसी होनी चाहिए जिससे भू राजस्व प्राप्त किया जा सके। उसकी आयु 35 से 70 वर्ष की होनी चाहिए थी और उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। जो हमने अभी पढ़ा वो सभी इसके अंदर आएंगे। अब है जो चाहमान यानी जो चौहान थे उसके नियंत्रण में कौन कौन से 2 प्रमुख नगर आते थे, तो यह थे एक तो था दिल्ली और दूसरा था अजमेर। दिल्ली और अजमेर का जितना भी आसपास का क्षेत्र था वह चौहानों के अंतर्गत ही आता था। तो फ्रेंड्स हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।